हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासिंग। स्टूडेंट, ये लेक्चर +1 +2 के लिए है, नॉन मेडिकल के लिए। यहाँ नॉर्मेलिटी, हम आज नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक वे है, एक यूनिट है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी, द नॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute present in 1 liter of the solution। बच्चों, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी में क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलते थे? मोलैरिटी। बट नॉर्मेलिटी में क्या बोलेंगे? कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। बाय फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी को हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बच्चों, यहाँ लीटर में आपको ml में करना है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डेफिनेशन नॉर्मेलिटी का, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिसॉल्व में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मेलिटी। चलो बच्चों, अब देखते हैं नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, इसकी ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो वो पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने मोल्स का पढ़ा था, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको कैसे यूज करते हैं। मालूम, हमारे पास इक्वेशन है N2 प्लस H2, तो इससे क्या बन रहा है हमारा? NH3। देखो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा? मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए? केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए बच्चों, बैलेंस। यदि बैलेंस नहीं होगी तो हमारा मोल वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? पहले N2 प्लस H2 NH3। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल N2 का 3 मोल H2 के क्या बना रहे हैं? 2 मोल NH3 के। ठीक है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका इक्वेशन क्या हो? बैलेंस हो। अब हमें पता चलेगा कितनी नाइट्रोजन की क्वांटिटी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके NH3 दे रही है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। मान लो बच्चों, हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन मान लो बैलेंस नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे इक्वेशन में मान लो मोल्स हम बैलेंस नहीं कर रहे, इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे, उनके कोएफिशिएंट को बैलेंस नहीं कर रहे, तब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट नाइट्रोजन की कितनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ हम कोफिशिएंट केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे और मोल्स
केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे, वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि N2 की कितनी अमाउंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 बन रही है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास आया ग्राम इक्विवेलेंट। उसके लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया? ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट में फॉर ईच रिएक्शन के लिए, फॉर ईच रिएक्शन इन ग्राम इक्विवेलेंट for each reaction are equal, ठीक है, are equal, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट फॉर ईच रिएक्शन आर इक्वल। हाउ, कैसे, देख लेते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास ए, हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, इसका क्या बन रहा है? C, ठीक है। तो यहां रिएक्शन में क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, तो बन भी क्या रहा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बन रहा है। हम नाइट्रोजन की बात करें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं N2 प्लस H2, तो यहाँ पे हमारा क्या है? NH3। बच्चों यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। विदाउट बैलेंस हमें देखना है कि कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट था ग्राम इक्विवेलेंट। हमने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एवरी रिएक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट NH3 का, ठीक है। ये सभी क्या है? बराबर है, ठीक है। 1 ग्राम इससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इससे रिएक्शन करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बन रहा है। मतलब 1 ग्राम लिख सकते हैं हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, मान लो पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, A प्लस B से क्या बन रहा है? C। यहाँ पे बन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। तो इसी तरह इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3। तो ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एवरी रिएक्शन आर इक्वल। अब इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें एक और टर्म निकालनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। जिसको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट मास। वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार फिर अपना फार्मूला ट्राई लिखेंगे दोबारा, फिर नॉर्मेलिटी का फार्मूला। एक बार नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1। बच्चा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, गिवन मास और इक्विवेलेंट मास। बच्चों लास्ट सिमिलैरिटी में हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालते। यहाँ पे क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब बच्चों इक्विवेलेंट मास, यही क्वेश्चन है, ये बड़ा एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पड़ा आगे। इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास हमें समझना है कैसे निकालना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? हाउ? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बच्चों मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। मोलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एक्स फैक्टर। तो हमें देखना है एक्स फैक्टर कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट मास के लिए एक्स फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। तो हम वो देखेंगे एक्स फैक्टर कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास एक्स फैक्टर। देखो जो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर 4 एसिड के लिए निकालेंगे, 4 बेस के लिए निकालेंगे, 4 साल्ट के लिए निकालेंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्स फैक्टर हम करते हैं डिस्कस, एक्स फैक्टर फॉर एसिड्स, ठीक है, एक्स फैक्टर फॉर एसिड। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स फैक्टर फॉर एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पे लिखेंगे हम इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, देखो एसिड के रिलेशन में क्या लिखेंगे, बेसिसिटी। बच्चों क्या लिखेंगे, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब एसिड कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में देता है, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में देता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, जब भी हमें एक्स फैक्टर निकालना है एसिड के लिए, तो हमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। या इक्विवेलेंट मास किसके लिए निकाल रहे हैं, एसिड्स के लिए, किसके निकाल रहे हैं, एसिड्स के लिए, ठीक है। अब बच्चों हम इक्विवेलेंट मास करना है, जैसे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, तो जिसको साफ कर देते हैं पहले। बच्चों फॉर्मूला याद रखना, मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बेसिसिटी। बेसिसिटी में क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो किसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर रहे हैं, एसिड का। तो इसमें फार्मूले को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं, कैसे इक्विवेलेंट मास एसिड का हमें निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड कैसे निकालना था हमें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, उस पे क्या लिखना था हमें, एसिडिटी, हमें क्या लिखना था, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, ओके, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन। अब देखो इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं किसके लिए, फॉर HCl के। देखो बच्चों HCl में क्या है, क्या दिया है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव, मतलब कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है, 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होगा, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कैसे निकालते थे हम, 1 प्लस इसको कैसे लिखते थे, 35.5 इक्वल टू 36.5, ठीक है। तो यहाँ बच्चों लिख लेते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हैं यहाँ पे, 1, डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास अपना कितना होगा, 36.5 डिवाइड बाय 1। तो ये इक्विवेलेंट मास हमने किसका निकाल लिया, एसिड के लिए। मालूम है बच्चों इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हमें इक्विवेलेंट मास करना है H2SO4 के लिए, यहाँ H2SO4 के लिए करते हैं इक्विवेलेंट मास फॉर H2SO4। तो H2SO4 के इसमें ब्रेकअप होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। 2H यहाँ पे देखो बच्चों इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा H2SO4 का, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों हमारा, इसका कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं H2SO4 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16 बच्चों ये आएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 98। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन बच्चों कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है, 2 4 1 9 49, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास हमने H2SO4 का भी निकाल लिया,
तो अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास इनका निकालते हैं कुछ जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा टिपिकल केस, ठीक है, थोड़ा जिसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको देख के लगेगा कि 3 H पॉजिटिव आयन लूज हो गए, बट ऐसा नहीं है। तो उसका इक्विवेलेंट मास हमें स्ट्रक्चर से फाइंड आउट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्फोरिक एसिड, ठीक है बच्चों, H3PO4। अब फास्फोरिक एसिड में बच्चों क्या होता है, फास्फोरिक एसिड कैसे ब्रेकअप होगा, अब इसका हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बच्चों, H3PO3 का, H3PO2 का। अब बच्चों देखने में लग रहा है कि ये 3 H पॉजिटिव आयन यूज करेगा, ये भी 3 H पॉजिटिव आयन यूज करेगा, ये भी 3 H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन देखें 2s2, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 7, 2s2 2p कितना है, ठीक है, 2p3 2, ठीक है, 1s2, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 4, 2s2 2p3। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने बचे इलेक्ट्रॉन है, 5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब देखो फास्फोरस में डी ऑर्बिटल है बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे। मैंने आपको बोला था कि फास्फोरस के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस, कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। तो चलो 5 बॉन्ड बना लेते हैं। पहले ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, सभी में एक डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सभी में क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा बच्चों, उसके बाद देखो एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, H3 इसका केस लेते हैं, तो H3PO4 में हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, H3PO3। यहाँ P को ऐसे लिख लेते हैं, H3O3, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3OH, मतलब फास्फोरस के साथ 3 OH बॉन्ड बनेंगे। कितने OH बॉन्ड बनेंगे, 3 OH बॉन्ड बनेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बना लेते हैं 3 OH बॉन्ड, 3 OH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितने H पॉजिटिव जा सकते हैं, ये वाला H पॉजिटिव जा सकता है, ये वाला H पॉजिटिव जा सकता है, और ये वाला H पॉजिटिव निकल सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन यहाँ कितने हैं, 3। इसका मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो हटा देते हैं H, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन यूज करेगा, 3। तो आप ये निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर खुद से कर लेना। मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल के 3 से क्या कर लोगे, डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो अब हम निकालने के केस और ले लेते हैं, H3PO3 का केस ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है, फिर हम पहले एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, H3, यहाँ हमारा क्या बच गया, O2 बच गया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन एक साइड पे निकाल लो, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा वो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2H हो गया, यहाँ OH बॉन्ड कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो डायरेक्ट लगेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लूज होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लूज हो, देखो बच्चों यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने लूज हो रहे हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, H3PO3 का इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो 2 क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में कितने, 2। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास हमें कैसे निकालना है, ऐसे इसका, ठीक है बच्चों। अब निकालेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, किसका निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब इसका फार्मूला वही है, अब देखो लिखना कैसे है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का कैसे निकालेंगे, वो भी मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, वहां पहले एसिडिटी लिखा था, अब क्या लिखेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयन देगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल है NOH, कि कितने OH नेगेटिव आयन देगा, एक OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इसका कितना रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लोगे,
निकालना सिखाया है आपको। सोडियम में कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन कितना 1, कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 40। कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दे रहा है सोल्यूशन में, एक से डिवाइड कर देंगे। ये बच्चों इसका क्या निकल गया इक्विवेलेंट मास। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, मान लो C हमारे पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बच्चों। ये ब्रेकअप होगा कैसे होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब फिर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट टोटल लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कितने OH नेगेटिव है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव है कितने हैं 2 से डिवाइड करने हैं। मॉलिक्यूलर मास आप इससे कैलकुलेट करना, तो आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये बच्चों कहानी थी हमारी बेस की। अब किसी एलिमेंट का ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन दी आयन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन दी आयन। तो जैसे मान NaCl का हमें क्या करना है इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। NaCl का हमें क्या करना है इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे बच्चों इक्विवेलेंट मास, तो NaCl कैसे ब्रेकअप होता है, NaCl कैसे ब्रेकअप होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेकअप होता है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट लिखना, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जितना भी मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, जा तो पॉजिटिव आयन देख लो, एटम में पॉजिटिव आयन कितना है, जा भी नेगेटिव, एक ही बात, क्योंकि 60 न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हैं 1, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव पे चार्ज कितना है सोडियम पे 1, तो यहाँ कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूलर मास कितना भी इसका रहेगा 23 प्लस 35.5 डिवाइड बाय 1, इसको जमा कर लेते हैं 0, 35.5 55.50 8.5 डिवाइड बाय 1। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे यही फॉर्मूले से। इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे। पहले तोड़ लेते हैं इस रिएक्शन को, MgCl2 ब्रेकअप कर देते हैं, Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव। अब कैसे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, MgCl2 का इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से निकालोगे बच्चों, यहाँ पे इसका मास प्लस 2 इंटू इसका मास निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ एटाइन या एनाइन पे देख लो चार्ज कितना है, एटाइन पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, एनाइन पे चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आएगा x, वो क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ वो हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg। तो लास्ट बच्चों हमारा रह गया इक्विवेलेंट मास ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, इक्विवेलेंट मास, हाउ टू फाइंड इन रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास इन रिडॉक्स रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट मास इन रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिस इक्विवेलेंट मास हो रिडॉक्स रिएक्शन पर मॉलिक्यूल, रिडॉक्स रिएक्शन पर मॉलिक्यूल
पर मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास इन रॉक्स फ्रैक्शन पर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। या फिर लिख लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एटम, गेन और लूज बाय द एटम। तो इक्विवेलेंट मास रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालेंगे? पर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, जब इसको लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज बाय एटम। इसको समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमारे पास KMnO4 है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या लिखा होता है? KMnO4। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? हमें क्या देता है? Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसको +1 लिख लेते हैं x, इसका जो वैलेंसी है +1 है, इसको x लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7, ठीक है। अब +7 है, इसका कितना? +2। अब +7 से कितनी जा रही है? +2। कितनी डिग्रीज हो रही है? +5। कितनी डिग्रीज हो रही है? +5। तो अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी KMnO4 करेगा, डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। ओके बच्चों, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से, ठीक है। अब KMnO4 यदि बेसिक मीडियम में लेंगे तो ये बनेगा K2Mn4, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, इसका क्या? +7 हमें निकाला है अभी। यहाँ पे क्या होगा? +2 + x -8, x इक्वल टू +6। यहाँ से 7 से कितनी जा रही है? 6। इसका मतलब कितना चेंज हो रहा है? कितनी डिक्रीज हो रही है? +1। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास किस मीडियम में निकाल रहे हैं? बेसिक मीडियम में। इक्विवेलेंट मास KMnO4 का किस मीडियम में? इन बेसिक मीडियम। इस मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कैसे करेंगे? कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे बोलते कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कितना बन रहा है? +6, ठीक है। यहाँ पे कितना था? +7 से +2, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना बन रहा है? +2, ठीक है। यहाँ पे कितना? +7 से +6 कितना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है? +1। इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा? ये। तो यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आएगा दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास हमने किया। तो लास्ट से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हाउ इफेक्ट ऑन एयर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा एन पे? सेम कॉन्सेप्ट है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक्सपैंड। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? सॉरी, नॉर्मेलिटी क्या करेगी? डिक्रीज, क्योंकि नॉर्मेलिटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर कैसे नॉर्मेलिटी पे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बिकॉज H2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे सोल्यूशन में, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मेलिटी, ठीक है बच्चों। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पे, ठीक है, टेम्परेचर करने पे वॉल्यूम क्या होगा? कम क्यों होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या करेगी? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो नॉर्मेलिटी क्या करेगी? ठीक है बच्चों। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी कभी कम होगी। टेम्परेचर के घटाने से वॉल्यूम, मॉलिक्यूल एक्सपैंड, मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने से नॉर्मलिटी बढ़ेगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। यदि भी लेक्चर आपको ये पसंद आया तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।